नमस्कार दोस्तों। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे और ऑपरेटर हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ रहे थे, उसी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जो कुछ प्रोग्राम्स आगे बचे रह गए थे उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे ओवरऑल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इस ऑपरेटर के लिए आपकी बनेगी, बेहतर होगी, और आप जब भी कभी इन ऑपरेटर्स के कोई भी प्रोग्राम देखेंगे तो उसको अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे और उसको सॉल्व करने के लिए आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। ठीक है, तो उन्हीं ऑपरेटर्स में आगे और कुछ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ और प्रोग्राम्स को देखते हैं जिससे आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस ऑपरेटर के लिए बन पाए। तो यहाँ देखिए एक प्रोग्राम हमने लिख लिया है। तो ये दोनों हेडर फाइल हम लोग शुरू में यूज करते हैं, ये चीज हमने पहले ही डिस्कस किया था। इसके बाद एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। वेरिएबल कैसा है? इंटीजर टाइप का। और ये क्या है? वैल्यू इसकी कितनी है? 3 है। अब देखिए एक इंटीजर y हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे 10 और प्लस ऑपरेटर, और उसके बाद देखिए प्लस प्लस x, मतलब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी कौन सा है? ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो x को हम लोग प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब y का हम आउटपुट देखना चाहते हैं कि क्या ये आउटपुट हमारा प्रोड्यूस करता है। जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं कंपाइल करने के बाद, तो हमारा क्या आउटपुट होता है उसको हम लोग देखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 जो है वो कांस्टेंट है, पहले से वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स है। और x या यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। ठीक, तो कांस्टेंट की वैल्यू पहले से फिक्स है। तो देखिए इवेलुएट कैसे होगा ये। तो यहाँ पे देखिए इवेलुएशन में ये 10 एज इट इज रहेगा और प्लस ऑपरेटर, और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस एक्स का मतलब क्या है? प्री इंक्रीमेंट। और प्री इंक्रीमेंट में हमने पिछली क्लास में समझा हुआ था कि प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीज होगी, बाद में असाइन होगी। तो पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले वैल्यू 3 कितनी? 3 थी x की। अब वैल्यू पहले इंक्रीज होगी, तो पहले इंक्रीज होगी कितनी होगी? 4, और वही वैल्यू असाइन होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4, और इसकी वैल्यू कितनी हुई? 10। तो ओवरऑल कितना होना चाहिए वैल्यू? 10 प्लस 4। तो आउटपुट हमारा कितना आना चाहिए? 14। कितना आना चाहिए आउटपुट हमारा? 14 आना चाहिए। इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है। चूंकि प्री इंक्रीमेंट का केस बन रहा है, तो प्री इंक्रीमेंट के केस में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बाद में असाइन होगी। तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो 3 थी, तो एक इंक्रीमेंट होगी, कितने असाइन होगी इसको? 4। और ये 10 एज इट इज का एज इट इज 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। तो y को कितनी वैल्यू असाइन होगी? 14। यहाँ पे जब आउटपुट हम देखेंगे तो y की वैल्यू कितना प्रिंट करके दिखाएगा हमें? 14 दिखाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट आई थिंक किसी को भी नहीं होना चाहिए और सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये हमने केवल समझाने के लिए लिखा है, इसको प्रोग्राम में नहीं लिखना है। ये सारा जो आउटपुट होता है, ये आउटपुट आपको केवल समझाने के लिए लिखा जाता है। प्रोग्राम जब आप डेवलप करेंगे मशीन पे, कंपाइलर पे, टर्बो सी पे, तो इसी प्रोग्राम को आपको लिखना है। ठीक, बाकी जितने समझाने वाली चीज है, क्या आउटपुट आएगा, वो आप प्रोग्राम को जब कंपाइल करके रन करेंगे तो आपका आउटपुट खुद ही आएगा। ठीक है, उसको आपको लिखने के लिए नहीं है, वो आपको केवल समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो वो जो यहाँ पे लिखे थे वैल्यू, वो समझाने के लिए था। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू कितनी आई होगी? 14। कितना आउटपुट आएगा? 14 आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट का केस बन रहा है, तो पहले वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी? 4, और 4 प्लस 10 दैट इज 14। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं और समझते हैं इसको। जैसे हमने लिखा इसको x प्लस प्लस। अब कैसा केस बन रहा है? अब पोस्ट इंक्रीमेंट का केस बन रहा है। और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी। दोनों में डिफरेंस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि जब भी हम लोग प्री इंक्रीमेंट का केस करेंगे तो पहले वैल्यू इंक्रीज होगी, देन असाइन होगी, और पोस्ट इंक्रीमेंट का जब केस करेंगे तो पहले वैल्यू असाइन होगी, पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगी या बाद में डिक्रीमेंट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इसको वैल्यू कितनी असाइन होगी? अब इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। देखिए चूंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी। कितनी असाइन होगी? एक मिनट देख लीजिए इधर, कितनी असाइन होगी? 3 ही असाइन होगी, बाद में इंक्रीमेंट हुई होगी। अब कभी भी x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो वो 4 प्रिंट करके दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना असाइन करेगा? वैल्यू 3। चूंकि ये क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी, और प्लस 10। तो अब इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा? 13।
ना कि 14। अब आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको करके आप जब रन करेंगे तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, इन दोनों प्रोग्राम को आप अलग अलग बना करके अलग अलग इसको कंपाइल करेंगे और अलग अलग रन करेंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग दोनों ऑपरेटर के लिए एक बनेगी, आपकी अच्छी समझ बनेगी। तो एक प्रोग्राम आप पहला वाला जहां पे 14 आ रहा था आंसर, जब हमने प्री इंक्रीमेंट का केस पढ़ा हुआ था, उसका एक प्रोग्राम छोटा सा बनाएंगे और उसके बाद एक पोस्ट इंक्रीमेंट का एक बनाएंगे एग्जाम्पल। दोनों एग्जाम्पल जब बना लेंगे, दोनों को रन कर लेंगे तो आपका एक बेहतर उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक, अब देखिए इसी में अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लगा लें, यहां पे हमने ऑपरेटर कौन सा लगा लिया, हमने इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लिया। तो माइनस माइनस वाई क्या हमने कर दिया, माइनस माइनस वाई। तो देखिए ये 10 है और यहां माइनस माइनस वाई नहीं, माइनस माइनस एक्स करेंगे ना, वाई की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस क्या करेंगे, एक्स करेंगे। ठीक, चूंकि एक्स की वैल्यू है ना। तो अब देखिए 10 प्लस और माइनस माइनस एक्स दैट इज अब प्री डिक्रीमेंट है ना कि इंक्रीमेंट है। तो जैसे हम इंक्रीमेंट में एक बढ़ जाती थी वैल्यू, वैसे डिक्रीमेंट में एक वैल्यू कम हो जाएगी, बस सिंपल सा याद रखना है। तो यहां पे वैल्यू कितनी असाइन होगी, यहां पे अब प्री है तो प्री का मतलब पहले वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 2 और प्लस 10 दैट इज अब कितना आंसर आना चाहिए 12। अब नया आंसर कितना आना चाहिए आपका 10 ये और 2 ये मतलब 12। तो ये सारे प्रोग्राम्स आप अलग अलग कंपाइल करेंगे, अलग अलग रन करेंगे तो आपको प्रोग्राम समझ में आएगा। ठीक, ये प्रोग्राम ऐसे लिखना है, कैसे वो इंटरनली इवेलुएट हो रहा था उसके लिए हमने रेड पेन से लिख दिया था कि कैसे वो वर्क कर रहा होगा। ठीक, बाकी उसको प्रोग्राम में लिखना नहीं है, प्रोग्राम में आपको यही सारी चीजें लिखनी है, वो आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया था जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए उसके प्रति। ठीक, और ये आपके आउटपुट है, इन आउटपुट को जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको ये आउटपुट दिखाएगा। ठीक, इसी प्रोग्राम को और भी हम लोग बनाते हैं, इसी में कुछ और प्रोग्राम समझते हैं। अब देखिए x की वैल्यू हमने दिया 3, अब हमने लिखा प्रिंटेड परसेंटाइल d। अब देखिए यहां पे देखिए एक से अधिक हमने लगा दिया x प्लस 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 और हमने लिखा प्लस प्लस एक्स, ऐसे करके। अब ये हमारा कुछ एक नया प्रोग्राम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट कितना होना चाहिए अब हम लोग समझते हैं। तो आप लोग इसको पहले सोचेंगे अपने हिसाब से कि आपके हिसाब से आउटपुट कितना आना चाहिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए हमेशा दो चीज याद करना है। अब देखिए एक ही एक्सप्रेशन है, ठीक, या इस चीज को पूरे चीज को आप किसी और वेरिएबल में होल्ड करके भी कर सकते हैं। जैसे इसी लाइन को हम चाहें तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं, तो उसको अलग प्रोग्राम में आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, जब एक ही सिंगल ऑपरेंड लगा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो प्री इंक्रीमेंट भी हम लोग समझ चुके हो, पोस्ट इंक्रीमेंट भी समझ गए। लेकिन अगर एक से अधिक वेरिएबल एक ही एक्सप्रेशन में लगे हुए हैं तो उसमें प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों मिक्सअप हो सकते हैं। तो दोनों में एक चीज याद रखना है, जब प्री और पोस्ट एक साथ लगे हुए हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट की प्रायोरिटी अधिक होती है प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट से, ये चीज याद रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट होती है। कैसी होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। जबकि अर्थमेटिक ऑपरेटर जब हमने पढ़ा था तो उसकी जो एसोसिएटिविटी थी वो लेफ्ट टू राइट थी। तो दोनों बातें में आपको एकदम क्लियर रहना है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इवैल्यूएशन किधर से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा कि इधर से। तो ये देखिए पोस्ट की प्रायोरिटी अधिक होती है, तो कहां से इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा, इधर से। तो यहां पे देखिए इधर से आया, अब इधर देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पे वैल्यू कितनी असाइन होगी, पोस्ट का मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी बाद में इंक्रीमेंट होगी। बात समझिएगा, पहले वैल्यू असाइन होगी तो कितनी वैल्यू असाइन हो गई इसको 3, बाद में इंक्रीमेंट हुई तो वैल्यू अब कितनी हो चुकी होगी 4 हो चुकी होगी। ठीक,
ठीक, अब x की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, इसको असाइन होने के बाद वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 4। इसको कायदे से समझिएगा। अब यहां देखिए, इधर जब इवैल्यूएशन में पहुंचा तो यहां पे प्लस प्लस एक्स का मतलब प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू इंक्रीज होगी बाद में साइन होगी। तो 4 वैल्यू हो चुकी होगी, यहां पे फिर से प्लस प्लस मिला तो ये फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगी क्योंकि प्री इंक्रीमेंट का केस है। तो ये वैल्यू अब यहां पे कितनी हो जाएगी 5 और दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 8। मींस आंसर में अब कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक, तो सब लोग इसको अपने से कंपाइल करेंगे और इसको आंसर को लाएंगे। ठीक है, और प्रोग्राम आप देखिए फिर और आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब जैसे ये है x प्लस प्लस, ठीक, अब देखिए यहां दोनों में कैसा है, दोनों में पोस्ट इंक्रीमेंट है। जब दोनों में पोस्ट इंक्रीमेंट है तो प्रायोरिटी इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। ठीक, जब प्रायोरिटी सेम रहती है तो अगली चीज हमें क्या चेक करनी पड़ती है, एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इसको वैल्यू कितनी असाइन होगी 3 असाइन होगी, क्योंकि पोस्ट में पहले वैल्यू असाइन होगी बाद में बढ़ेगी। तो 3 असाइन हो गई, लेकिन बढ़ के कितनी हो गई होगी, अब 4 हो गई होगी। इधर आया तो यहाँ पे पहले वैल्यू असाइन होगी बाद में इंक्रीमेंट होगी, तो असाइन कितनी हो गई 4। अब इंक्रीमेंट हुई होगी, उसको आगे कभी प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू दिखाएगा बढ़ के। ठीक, लेकिन अभी आउटपुट कितना आएगा 4 प्लस 3 दैट इज, ध्यान से देखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इन्हीं चीजों को समझ के रखना है। ठीक, तो अब आउटपुट इस केस में कितना इसका आना चाहिए, अब आउटपुट आएगा 7। ठीक, रब करें इसको। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट आपको रखना है डिक्रीमेंट वाले केस में। तो डिक्रीमेंट का हम नहीं बता रहे हैं, डिक्रीमेंट का एक हमने करा दिया 1-2। अब डिक्रीमेंट इसी में आप माइनस सिंबल लगा करके अपने से कर लेंगे। ठीक, अब देखिए और क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, प्लस प्लस एक्स प्लस 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 एक्स। अब बताइए कितना आउटपुट आना चाहिए, प्लस प्लस एक्स है और ये भी प्लस प्लस एक्स है। ठीक, या इसको और दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, अपने से हिसाब से आप कर सकते हैं। तो प्लस प्लस एक्स का मतलब देखिए दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो अगली चीज क्या करना है, एसोसिएटिविटी। तो यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे 4 असाइन होगी। क्यों, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू इंक्रीज होगी फिर असाइन होगी। तो 3 + 1 4 असाइन हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट होके। और इधर आया तो 4 और फिर से प्री इंक्रीमेंट, तो 4 और ये प्री इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 4 + 1 5। तो यहां वैल्यू कितनी असाइन होगी 5। तो आंसर कितना बनेगा 9। इन चीजों को आप फिर से एक बार सब लोग कंपाइल करके और रन करेंगे। जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को जितना भी चीजें बताई जा रही हैं इसको एक बार ध्यान से समझ लेना है। जिसको नहीं समझ में आए फिर से वीडियो आप रिवर्स करके देख लीजिए। और जो आज डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं वो पहला काम क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट वो पहले पुरानी वाली वीडियो देखेंगे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की पहली वीडियो हमने समझा था। वहां पे जब देखेंगे आप तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो बेसिक चीज है उस बेसिक चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे बेटर रहेगी। ठीक, तो कैसे ये काम कर रहा है फिर से एक बार समझा दें आपको, फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए इसकी प्रायोरिटी भी सेम है और इसकी प्रायोरिटी भी सेम है क्योंकि दोनों ही प्री इंक्रीमेंट है। जब प्रायोरिटी सेम रहेगी तो एसोसिएटिविटी इस ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट होती है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए इसकी वैल्यू 3 है और प्री इंक्रीमेंट का केस तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी फिर वैल्यू असाइन होगी। तो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी असाइन होगी इसको 4। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब यहां पे आया प्लस, अब इसके पास आया इवैल्यूएशन के लिए तो यहां पे भी कौन सा है प्री इंक्रीमेंट, तो वैल्यू कितनी हो चुकी है 4। एक इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी 5 और वो वैल्यू असाइन होगी तो 4 + 5 दैट इज 9। आंसर कितना बन जाएगा 9। तो आपका आंसर इस प्रोग्राम को जब कंपाइल करके रन करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 9 बनेगा। ठीक, अब इसको समझ लीजिएगा एक लोग सब लोग।
और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, और जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली अगर किसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आके पूछ लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सबको ये समझ में आ रहा होगा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का केस। ठीक, अगर इसको किसी और वेरिएबल में होल्ड करके करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने एक इंटीजर y नाम का एक वेरिएबल यहाँ ले लिया और सेम प्रोग्राम में हमने क्या लिखा, प्लस प्लस एक्स और प्लस 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 एक्स, अब यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कर लिया y, तो ये भी प्रोग्राम सही है। और पुराना वाला डायरेक्टली हमने उसी लाइन में प्रिंट भी कर लिया था, उसी लाइन में कैलकुलेट भी कर दिया था। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करके वो किसको असाइन करेगा, y को, और फिर y को हमने प्रिंट कर लिया। तो आप ऐसा भी तरीका सही है प्रोग्रामिंग करने का, और डायरेक्टली जो हमने किया था वो भी तरीका सही है। आपको दोनों अच्छे लग रहे हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छे लगे प्रोग्राम में उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या दोनों अगर आपको सही लग रहे हैं दोनों सीख लीजिए। ठीक, कोई इसमें बहुत ही बड़ा आपका रूल नहीं है कि ऐसा एक रूल है कि इसको पहले करेंगे या इसको करेंगे, दोनों तरीके हैं। दोनों तरीके में से क्योंकि फ्री फॉर्म लैंग्वेज है तो अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग रटना नहीं है। प्रोग्रामिंग रटेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग कभी नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और प्रोग्रामिंग आपको इतनी सिंपल लगेगी कि आपको कोई भी प्रोग्राम, जब भी आप बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स की वजह से ही बड़े प्रोग्राम के थ्रू भी आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होती जाएगी समय के साथ। तो आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग से घबराना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है और रटना नहीं है। सिंटेक्स को रटना है कि इंटीजर की जगह इंट ही लिखना है, फ्लोट की जगह फ्लोट ही लिखना है। इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है। जैसे इंटीजर नहीं लिखना है, इंट लिखना है, तो जहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं उन सब चीज़ों को हम लोग को याद रखना है, उन सब चीज़ों को रटना है। बाकी प्रोग्राम्स के तरीकों को रटना नहीं है, उसको समय के हिसाब से, ये लॉजिकल चीज़ है। जब भी आप प्रोग्राम करेंगे तो आपका माइंड उसी टाइम पे समझेगा, और उसको आप एनालाइज करिए कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप उसका सलूशन करेंगे, उसको आपको सोचना है और उसका आउटपुट आपको निकालना है। ठीक, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, और भी अगर किसी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लेंगे। हमें नहीं लगता कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में अब किसी को दिक्कत आने वाली है। अब एक बार आपने पढ़ लिया है, अब इसको फिर से एक बार अपने से बुक में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया जल्दी समझ में आएगा। और इसके लिए आप बुक अगर लेना चाहते हैं तो ई बाला गुरुस्वामी का बुक आप बिगिनिंग लेवल पे ले सकते हैं, या बाला गुरुस्वामी का बुक ले लीजिए, या आप बुक और लेना चाहते हैं तो यशवंत कानितकर की लेटेस्ट सी की एक बुक आती है। तो दोनों में से जो भी बुक आप चाहते हैं वो दोनों में से कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हो। वो आपको आगे भी जब सेमेस्टर में और भी सब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट सीखेंगे तो आपको वो वर्क में आएगी। ठीक, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं बुक तो आप खरीद भी सकते हैं, नहीं खरीदना चाहते तो क्लास में ही सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसको आप देखते रहेंगे तो भी आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, अब देखिए प्रोग्राम में आज हम लोग नई चीजें नहीं सीखते हैं। आज हम लोग इफ कंडीशन नहीं सीखेंगे, इसको इफ कंडीशन हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। अब एक हम सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग डेवलप करेंगे, और प्रोग्राम से हम लोग डेवलप करना क्या सीखेंगे, सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें कई सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। जैसे ये कॉलेज एक सॉफ्टवेयर है, कॉलेज का सॉफ्टवेयर है, उस कॉलेज के सॉफ्टवेयर में कई सारे प्रोग्राम, सैलरी कैलकुलेट करने का प्रोग्राम हो सकता है, अटेंडेंस कैलकुलेट करने का प्रोग्राम हो सकता है, मार्कशीट जनरेट करने का प्रोग्राम हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम मिल करके क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और ये समय के साथ आपको याद होती जाएंगी, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम और सिंपल इंटरेस्ट आप लोग जनरल लाइफ में सब लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब उनके लिए कौन कौन सा वेरिएबल यूज करें, कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालें, उसके लिए एक प्रोग्राम आपको डेवलप करके दिखाते हैं, जिससे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने वेरिएबल लिया इंट PRE, ठीक है, और टाइम, और तीसरा एक वेरिएबल हमने ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया हमने रेट, और चौथा एक वेरिएबल हमने ले लिया फ्लोट SI। S डॉट आई मत करिएगा, SI डॉट अलाउ नहीं होता वेरिएबल के नेम में। तो वेरिएबल का नाम
कैसे यूज करना है इसको हम लोग पिछली क्लास में ही सीखे थे। वेरिएबल का नाम कभी भी न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, उसके बीच में स्पेस नहीं देना है, स्पेशल सिंबल्स को यूज नहीं करना है, स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर यूज हो सकता है। ठीक, तो यहां पे फ्लोट ले लिया हमने। अब देखिए PRE की वैल्यू हमने ले लिया 500, टाइम हमने ले लिया 2 साल के लिए, और रेट हमने ले लिया कितने % ब्याज हम लेंगे किसी से, 5% ब्याज लेते हैं। ठीक, अब इसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, SI इक्वल टू PRE इंटू टाइम इंटू रेट और डिवाइडेड बाई 100। कैसे लिखना है प्रोग्राम, इन सब चीजों को बहुत सीखना जरूरी है। और फिर हम प्रिंट किसको करेंगे, SI को। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का, तो यहां पे क्या लिखेंगे, परसेंटाइल F, और किसको प्रिंट करेंगे, SI को। ठीक, तो ये हमने लिख लिया, और ये प्रिंट करना है हमें। गेट CS सब में लिखना है, तो गेट CH आप लिखते जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए इस प्रोग्राम को समझिए। देखिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया प्री, दूसरा वेरिएबल लिया टाइम, और तीसरा वेरिएबल लिया रेट। अब एक चीज याद रखना है कि वेरिएबल का नाम जितना छोटा हो और जितना मीनिंगफुल हो उतना अच्छा है। क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है कॉन्सेप्ट, वेरिएबल का नाम हमेशा छोटा सोचेंगे और वो मीनिंगफुल रहे। तो जैसे प्रिंसिपल लिखेंगे वेरिएबल के लिए, तो प्रिंसिपल अगर वेरिएबल लिखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, तो होगा क्या, जब आप बड़ी स्पेलिंग लिखेंगे तो हर जगह वही लिखना है, तो आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम छोटा रखिए हमेशा, और वो वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखिए। ये 2 बातें हमेशा याद रखना है। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, आपकी गलती होने के चांसेस कम होंगे। ठीक, तो हमने इसीलिए वेरिएबल का नाम प्रिंसिपल नहीं रखा, हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा, प्री रखा। ठीक, या PRI रख सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक, और दूसरा वेरिएबल का नाम हमने रखा TIME, टाइम। टाइम के लिए आप केवल T भी लिख सकते हो, और रेट के लिए केवल R भी लिख सकते हो। जितना छोटा रहेगा और जितना मीनिंगफुल रहेगा उतना अच्छा है। कोई ऐसा रूल नहीं कि यहाँ स्पेलिंग ये लिखिए, यहाँ स्पेलिंग ये लिखिए। स्पेलिंग की वजह से प्रोग्राम गलत कभी नहीं होगा। स्पेलिंग आप जो एक जगह लिख रहे हो वही हर जगह लिखना है, बस ये ध्यान देना है। और यहाँ PRE लिख रहे हो तो यही चीज सेम जगह लिखना है, और PRI यहाँ डिक्लेयर किए हो इंटीजर टाइप का, तो वही डिक्लेयर कर हर जगह यूज करना है। बस इस चीज को याद रखना है। ये नहीं कि यहाँ PRI लिख दिए हो और यहाँ जब वैल्यू असाइन करने लगे तो PRI लिख दिए गलती से, तो गलत हो जाएगा। जो भी लिखिए वो सेम लिखना है। जैसे टाइम यहाँ लिखना है तो टाइम यहाँ भी लिखना है, रेट यहाँ लिखना है तो रेट यहाँ भी लिखना है। ये सब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और आपके प्रोग्राम को गलती करने के चांसेस को कम करेगा। ठीक, तो वेरिएबल का नाम छोटा रखना है, मीनिंगफुल रखना है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग अपने जनरल लाइफ में प्रोग्राम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल, और इनटू कैसे बनाते हैं, ऐसे इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करके लिखते हैं मैथ में जब प्रोग्राम करते हैं। यहां पे ऐसा रूल नहीं चलेगा। यहां पे मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखना है, स्टार। ये मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखना है, स्टार। और 100 को ऐसे डिवाइड करने का यहाँ पे कोई भी की नहीं है कीबोर्ड में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबको 100 से डिवाइड करना है पूरा तीनों को। तो एक ब्रैकेट में हमने तीनों को बंद कर दिया और होल को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। चूंकि ये वैल्यू है, ये वैल्यू जब आपकी ये कैलकुलेट होगी सिंपल इंटरेस्ट, तो वो फ्लोट टाइप की वैल्यू भी आ सकती है, दशमलव वाली वैल्यू भी आ सकती है, फ्लोटिंग वैल्यू भी आ सकती है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हमने फ्लोट टाइप का ले लिया, बाकी हमने इंटीजर टाइप का ले लिया, और ये वैल्यू हमने इंटीजर टाइप की दिया है। अगर इसको भी फ्लोट टाइप का लेना है तो आप वहां भी ले सकते हो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे वेरिएबल की वैल्यू लेना चाहते हैं। ठीक, इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमने लिखा, ये फार्मूला लगा दिया। अब जब मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करेंगे, तो हम चाहते हैं प्रोग्राम के आउटपुट में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट।
तो ये लिखा हुआ है और एसआई की वैल्यू हम प्रिंट करके देखें तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाएगा। प्रोग्रामिंग का यही फायदा है, कैलकुलेट आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रोग्राम को सही लिखेंगे, बाकी सारा काम मशीन करेगा, बाकी सारा प्रोग्राम के थ्रू होगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपने पूरा ओवरऑल प्रोग्राम सही लिखा है उसको कंपाइल कर लीजिए और उसको रन करेंगे तो आपका आउटपुट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आउटपुट वही आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली जैसे स्पीड, कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा है। दूसरी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो आउटपुट देगा वो हमेशा सही देगा। ठीक, ये बात अलग है कि इनपुट आप गलत दोगे तो आउटपुट गलत देगा, आप करना है कुछ और यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह आपने भूल से कौन सा ऑपरेटर लगा दिया है, प्लस ऑपरेटर लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है गलत आउटपुट आएगा। तो अगर इनपुट आप सही दे रहे हो तो इस बात की गारंटी है कि आउटपुट आपका सही आएगा। ठीक, आपने 500 का ट्रांजेक्शन किया, 500 रुपए निकालने के लिए आपने ट्रांजेक्शन के लिए दिया तो 500 रुपए ही निकलेंगे आपके अकाउंट से। ये नहीं कि 500 निकालने के लिए आपने अमाउंट डाला और वो निकल आएगा 1000, ऐसा नहीं होगा। ठीक, हाँ, ये बात अलग है कि आपने बाय मिस्टेक 1000 इंटर कर दिया एटीएम में पैसा निकालते वक्त, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपने 1000 इनपुट कर दिया है तो उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमेशा जो आउटपुट देगा वो एक्यूरेट देगा तब तक जब तक हम इनपुट ट्रू देंगे। अगर हम इनपुट ही गलत देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट क्या आएगा? गलत आएगा। ठीक, अब इसी के थ्रू 2-3 बेसिक चीजों को हम लोग समझते हैं। उन बेसिक चीजों का यूज होता है प्रोग्राम में और वो बेसिक चीजों को आपको याद रखना है। ठीक, अब इसमें देखिए 2-3 चीजें याद रखनी है आपको, प्रोग्राम के थ्रू ही आपको समझा देते हैं, फिर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक, पहली चीज इसमें क्या है? टोकन। क्या समझना है? टोकन। सी के प्रोग्राम में या C++ के प्रोग्राम में या जावा के प्रोग्राम में टोकन क्या चीज है? लिखा रहेगा बुक में, आप पढ़े नहीं हो, समझे नहीं हो तो टोकन का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो टोकन का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज सेड टू बी टोकन। सिंपल सा याद रखना है, जो भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होगा प्रोग्राम का उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टोकन। तो यहां पे देखिए एक यूनिट इंडिविजुअल प्री है, एक यूनिट इंट है, एक यूनिट टाइम है और एक ये है रेट, तो सब कुछ क्या है? टोकन है। सारी चीज क्या है? जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टोकन। तो यहाँ पे टाइम भी एक टोकन है, प्री भी एक टोकन है, इंट भी एक टोकन है, सारे टोकन है। ठीक, इस बात को आप जब बुक में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक, अब दूसरी चीज है एक आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या चीज है ये चीज समझते हैं। तो आइडेंटिफायर का क्या डेफिनेशन याद रखना है? आइडेंटिफायर रिफर्स द नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ फंक्शन एंड नेम ऑफ एरे। सिंपल याद रखना है, बहुत ज्यादा आपको बड़ी डेफिनेशन नहीं याद कराएंगे, छोटी छोटी एक एक लाइन की डेफिनेशन याद कराएंगे और ये एक एक लाइन की डेफिनेशन आप एक दिन देखेंगे कि आपको रटी रहेंगी और आपका वाइवा या कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं या कभी भी प्रोग्राम करते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया रहेगी और आप किसी के सामने बेझिझक बता भी पाएंगे उसको। ठीक, तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर रेफर्स द नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ एरे या नेम ऑफ फंक्शन। जब भी हम फंक्शन यूज करेंगे, अभी तो फंक्शन यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो फंक्शन कभी भी यूज करेंगे तो उसका जो नाम होता है, या जब एरे प्रोग्राम में यूज करेंगे कभी, अभी एरे यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका जो नाम होता है या जो वेरिएबल का नाम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। तो जैसे हमने, अब समझिए इस बात को, जैसे हमने लिखा इंटीजर ए या हमने लिखा इंटीजर सम, तो यहाँ आइडेंटिफायर कौन है? ए है या सम है? तो वेरिएबल का नाम, एरे का नाम, फंक्शन का नाम जो भी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। और दोनों क्या है? ए भी और इंट भी दोनों क्या है? टोकन है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफायर केवल ए है, इंट आइडेंटिफायर नहीं है। इन सब बातों को याद रखना है और छोटी छोटी बातें आज आप क्लास देखेंगे, करते जाएंगे क्लास, तो ये सारी बातें आपको रट जाएंगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब क्लास में याद करा देंगे आपको। ठीक, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम जो भी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन। और आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं?
रेफर्स द नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ फंक्शन या नेम ऑफ एरे। एरे का जो नाम होता है, जो फंक्शन का नाम होता है या जो वेरिएबल का नाम है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। तो इस प्रोग्राम में आइडेंटिफायर क्या है आप समझ पा रहे होंगे, आपकी बताने की जरूरत नहीं है। तो प्री क्या है, आइडेंटिफायर है। टाइम क्या है, आइडेंटिफायर है। रेट क्या है, आइडेंटिफायर है। एसआई क्या है, आइडेंटिफायर है। और इसी को वेरिएबल भी बोलते हैं। तो वेरिएबल या जो एरे का नाम है या जो वेरिएबल का नाम है या जो फंक्शन का नाम है, उसी को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। नहीं जानते रहेंगे तो आप कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो इन छोटी चीजों को भी आपको जानना चाहिए। ठीक, अब आपको लग रहा है ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर आप इसको नहीं सीखे हो, कभी नहीं पढ़े हो, तो एग्जाम टाइम में आप या वाइवा टाइम में या इंटरव्यू टाइम में इस चीज को आप बता ही नहीं पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एक और हम लोग समझते हैं, यहां पे एक चीज है कीवर्ड। ठीक, क्या है, कीवर्ड। अब देखो नाम से ही इसके पता चल रहा है, कुछ याद नहीं करना है आपको। कीवर्ड ऐसे वर्ड जिनकी कंपाइलर में मीनिंग पहले से फिक्स है, उन वर्ड को हम लोग बोलेंगे कीवर्ड। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग कंपाइलर में पहले से फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उन वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड। ठीक, तो कीवर्ड क्या है, ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग पहले से कंपाइलर फिक्स है। जैसे यहां इंटीजर क्या है, एक कीवर्ड है। तो इंट क्या है, एक कीवर्ड है, इसकी मीनिंग पहले से कंपाइलर फिक्स है। इंट की जगह आप इंटा लिख दोगे तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। इंट की मीनिंग पहले से प्रोग्राम में फिक्स है, इस वर्ड को इसलिए क्या बोलेंगे, कीवर्ड। फ्लोट, इसकी मीनिंग पहले से प्रोग्राम में फिक्स है, इसकी जगह आप फ्लोटर कर देंगे तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग पहले से फिक्स है, इसलिए इस वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। इफ, इसकी मीनिंग पहले से फिक्स है, इफ कंडीशन जब अगली क्लास पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। स्विच, फॉर, व्हाइल, ऐसे सारे वर्ड जिनकी मीनिंग पहले से कंपाइलर में फिक्स है, उन वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड। सिंपल याद रखना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो जिनकी भी मीनिंग कंपाइलर में पहले से फिक्स है, उन वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड। और ऐसे करके 32 कीवर्ड्स हैं, हमने केवल 4 ही 5 लिखा। आने वाले समय में आप कितने कीवर्ड पढ़ेंगे, 32 कीवर्ड्स। कितने कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग हम लोग यूज करते हैं, 32 कीवर्ड यूज करते हैं, जबकि जावा प्रोग्रामिंग में 50 कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग इन वर्ड को क्या समझेंगे, माइंड में क्या मेकअप करके रखना है, ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग कंपाइलर में पहले से फिक्स है, उन वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड। ठीक, अब ऑपरेटर वाला चैप्टर आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। ऑपरेटर में आप अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, बिटवाइज ऑपरेटर अभी आप मत करिएगा। बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा सा कुछ वीडियो हम बाइनरी नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम के जब समझ लेंगे, क्या होता है नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर से हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट, इन सब चीज़ों की जब हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो बिटवाइज ऑपरेटर भी आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। अभी चूंकि ऑपरेटर्स बता रहे थे तो सारे ऑपरेटर्स को एक बार लिख दिया था हमने। ठीक, लेकिन कुछ वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, शुरू में नंबर सिस्टम के से बहुत दिक्कत होती है कई सारे स्टूडेंट को, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मिलेगी। तो वो वीडियो जब हम लोग एक बार देख लेंगे, उस पर एक कॉन्सेप्ट हमारा बन जाएगा, तो हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर या और ऑपरेटर जो जो बचे हैं उनको करेंगे। अब आगे बिटवाइज ऑपरेटर का हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे प्रोग्राम। इन ऑपरेटर से जैसे परसेंटाइल ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर जिसको बोलते हैं हम लोग, या प्लस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन सब ऑपरेटर के थ्रू हम लोग आगे के प्रोग्राम बनाते रहेंगे आसानी से। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आपका बनना इतने का बहुत ही जरूरी है। बाकी टोकन क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, इन चीज़ों को भी आपको याद करके रखना है। छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। अब आप बुक जाके पढ़ेंगे या कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी और सारी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। तो एक बार सब लोग इस वीडियो को देख लेंगे, जहाँ पे भी किसी को दिक्कत होती है उसको पूछ लेगा। ठीक,
आज वाली क्लास हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग समझेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसा है कि जो हम लोग प्रोग्रामिंग में हर जगह यूज करते जाते हैं। इफ कंडीशन क्या होता है, इफ के साथ एल्स यूज करना जरूरी है कि नहीं, इफ को मल्टीपल टाइम यूज कैसे कर सकते हैं, नेस्टेड इफ के प्रोग्राम कैसे बन सकता है, उसको कैसे बनाते, कैसे डेवलप करते, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उसके प्रोग्राम को समझने के लिए आप धीरे धीरे जब वीडियो देखेंगे, उसका अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर भी बढ़िया हो जाएगी। तो अगली वीडियो का सब लोग इंतजार करेंगे जहां पे हम लोग इफ कंडीशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको सीखेंगे, और इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन इन सब चीजों को सीख लेंगे, फिर स्विच पे चलेंगे, और स्विच और इफ जब हमारा हो जाएगा तब हम लोग लूपिंग के चलेंगे। तो लूपिंग अलग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इफ कंडीशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिनको हम लोग बारी बारी से हर एक क्लास में थोड़ी थोड़ी चीजों को सीखेंगे, जिससे आपके लिए ज्यादा बर्डन न होता जाए और आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आती जाए। ठीक, जब आप क्लास देखेंगे सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे डेटा स्ट्रक्चर या और भी जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, जावा प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, तो भी आपका एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे बनेगा। तो सब लोग क्या करेंगे, और भी स्टूडेंट को जोड़ेंगे, सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और सब और स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएँ, उनकी प्रोग्रामिंग स्किल बढ़िया हो पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रीम से आए हुए होते हैं, तो अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं, कोई इंटर पास है आर्ट साइड से या कोई साइंस साइड से है, तो उनकी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो सबको जिससे लाभ मिल पाए, ठीक, सबकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए प्रोग्रामिंग में, और सबको प्रोग्रामिंग सिंपल लगे, तो आगे और भी वीडियो का आप इंतजार करेंगे, आगे और सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सिखाई जाएंगी। जितनी चीज़ बताई जा रही हैं उसको नोट डाउन करते जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप पूछते जाइएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।